नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने सूर्य के मूल कारकत्व को समझा। हमने जाना कि सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, वह आत्मा है, प्राण शक्ति है, आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है, नेतृत्व है और मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल प्रकाश है। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में लगभग हर ज्योतिष विद्यार्थी के मन में कभी ना कभी प्रश्न अवश्य उठता है। अक्सर हम सुनते हैं आपके कुंडली में सूर्य बहुत शक्तिशाली है या फिर आपका सूर्य कमजोर है। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर यह निर्णय कैसे लिया जाता है? क्या केवल उच्च राशि का सूर्य ही शक्तिशाली होता है? क्या तुला राशि का सूर्य हमेशा कमजोर माना जाता है? क्या दशम भाव में बैठा सूर्य हर स्थिति में शुभ फलदायी होगा या फिर इसके पीछे कुछ गहरे सिद्धांत भी है? मेरे अनुभव में यह विषय जितना सरल दिखाई देता है, वास्तव में उतना ही गहन है। क्योंकि किसी भी ग्रह की शक्ति केवल एक आधार पर निर्धारित नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह का वास्तविक बल अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव से बनता है। यही कारण है कि कई बार उच्च राशि में स्थित सूर्य भी अपेक्षित परिणाम नहीं देता और कई बार सामान्य राशि में स्थित सूर्य असाधारण व्यक्तित्व और महान उपलब्धियां प्रदान करता है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा एक बात कहता हूं, कभी भी किसी ग्रह का निर्णय केवल एक नियम के आधार पर मत कीजिए। ज्योतिष गणित का विज्ञान अवश्य है, लेकिन उससे भी अधिक यह संतुलित निर्णय लेने की कला है। आज के पूरे एपिसोड में हम विस्तार से समझेंगे सूर्य की वास्तविक शक्ति किन किन आधारों पर निर्धारित होती है। हम एक एक करके इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। भाव यानी कि स्थान, राशि, नक्षत्र, नवमांश, ग्रहयोग, ग्रहों की दृष्टि और आवश्यकता पड़ने पर ग्रह की समग्र स्थिति। जब तक इन सभी बातों पर जब तक इन सभी बातों का संयुक्त अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक किसी भी ग्रह के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। अब सबसे पहले बात करते हैं भाव अर्थात स्थान की। मेरे अनुभव में सूर्य का स्थानागत प्रभाव अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है। विशेष रूप से प्रथम, तृतीय, षष्ठ और दशम भाव में स्थित सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। ऐसा सूर्य चाहे किसी भी राशि में हो, किसी भी नक्षत्र में हो, उसके भीतर नेतृत्व, आत्मविश्वास, संघर्ष करने की क्षमता और स्वयं को स्थापित करने की तीव्र इच्छा अक्सर स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरी ओर द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित सूर्य का अध्ययन अधिक सावधानी से करना चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि इन भाव में स्थित सूर्य सदैव अशुभ फलदायी होता है। इसका अर्थ केवल इतना ही है, इन स्थानों पर सूर्य के फल का निर्णय करते समय अन्य ग्रहों का प्रभाव, राशि, नक्षत्र और संपूर्ण कुंडली का संतुलित अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। याद रखिए, भाव ग्रह को कार्य करने का क्षेत्र देता है, लेकिन ग्रह की वास्तविक शक्ति केवल भाव से निर्धारित नहीं होती। यही कारण है कि दो व्यक्तियों के सूर्य एक ही भाव में होने पर भी उनके जीवन के परिणाम पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, यदि सूर्य का भाव अच्छा हो लेकिन राशि अनुकूल न हो तो क्या होगा? और यदि राशि अत्यंत शक्तिशाली हो लेकिन भाव चुनौतीपूर्ण हो तो सूर्य किस प्रकार से फल देगा? क्योंकि सूर्य की वास्तविक शक्ति को समझने में भाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राशि निभाती है। राशि के अनुसार सूर्य की शक्ति। क्या उच्च राशि का सूर्य हमेशा शक्तिशाली होता है? पिछले अध्याय में हमने समझा कि किसी भी ग्रह का बल निर्धारित करने से पहले सबसे पहला आधार होता है उसका भाव। लेकिन केवल भाव को देखकर किसी ग्रह की शक्ति का निर्णय लेना उचित नहीं है। भाव के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है वह है राशि।
ज्योतिष सीखने वाले अधिकांश विद्यार्थी शुरुआत में एक नियम याद कर लेते हैं। उच्च राशि का ग्रह शक्तिशाली होता है और नीच राशि का ग्रह कमजोर। यह निर्णय गलत नहीं है, लेकिन अधूरा अवश्य है, क्योंकि ग्रह राशि ग्रह को शक्ति देती है, लेकिन वह शक्ति किस प्रकार प्रकट होगी यह कई अन्य बातों पर भी निर्भर करता है। इसलिए मैंने अनेक बार ऐसी कुंडलियां देखी हैं जहां उच्च राशि का सूर्य होने के बावजूद व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की पूरी क्षमता व्यक्त नहीं कर पाता, और दूसरी ओर कुछ ऐसी कुंडलियां भी देखी जहां सूर्य उच्च राशि में नहीं था, फिर भी वह व्यक्ति अपने साहस, नेतृत्व और पुरुषार्थ के कारण समाज में विशेष पहचान बना सका। यही से हमें ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ में आता है। कोई भी एक नियम कभी अंतिम सत्य नहीं होता। अब सूर्य की राशि के बारे में बात करें। सामान्य रूप से मेष राशि के सूर्य को उच्च का माना जाता है। यह अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए यहां सूर्य का आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, साहस, नेतृत्व और आगे बढ़ने की प्रेरणा स्वाभाविक रूप से अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार सिंह और धनु राशि में भी सूर्य अपने स्वभाव के अपेक्षाकृत अधिक सहजता से व्यक्त करता है। ऐसे सूर्य वाले व्यक्ति कई बार अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करते हैं। उनमें आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है। वे परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है। उच्च राशि का सूर्य होना और सफल जीवन जीना दोनों एक ही बात नहीं है। यदि वही सूर्य प्रतिकूल भाव में बैठा हो, पाप ग्रह से प्रभावित हो या नवमांश में कमजोर हो तो उसका प्रभाव बदल सकता है। इसलिए केवल उच्च राशि का सूर्य देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब दूसरी ओर देखते हैं। सामान्यतः वृषभ, तुला, मकर और कुंभ जैसे शुक्र और शनि की राशियों में सूर्य अपने स्वभाव को व्यक्त करने में अधिक सूर्य को अपने स्वभाव को व्यक्त करने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। विशेष रूप से तुला राशि में सूर्य नीच का माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुला राशि का प्रत्येक सूर्य अशुभ ही होगा। मेरे अनुभव में ऐसी अनेक कुंडलियां मैंने देखे हैं जहां तुला राशि का सूर्य होने के बावजूद व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ और अन्य शुभ योगों के कारण जीवन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। और इसके विपरीत कुछ ऐसे राशि जिसमें सूर्य के अपेक्षित परिणाम न दे पाए, उच्च राशि का सूर्य भी अपेक्षित परिणाम न दे पाए। यही कारण है कि हमेशा मैं कहता हूं, ज्योतिष में निर्णय कभी एक आधार पर मत कीजिए। भाव, राशि, नक्षत्र, नवमांश, ग्रहयोग, दृष्टिया और संपूर्ण कुंडली, इन सभी का संयुक्त अध्ययन ही सही निर्णय तक पहुंचाता है। मेरे अनुभव में एक और बात बार बार सामने आई है। यदि सूर्य अनुकूल राशि में हो तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपने कुछ मूल गुणों को बचाए रखने का प्रयास करता है, और यदि सूर्य प्रतिकूल राशि में हो तो अनुकूल परिस्थितियों में भी उसके कुछ कारकत्वों में कमी या संघर्ष दिखाई देता है। यही कारण है कि राशि ग्रह के स्वभाव को दिशा देती है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम वह तय नहीं करती। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि दो व्यक्तियों का सूर्य एक ही राशि में हो तो उनके स्वभाव और उनके जीवन में अंतर क्यों दिखाई देता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, क्योंकि अब हम सूर्य पर नक्षत्र, नवमांश और ग्रह के प्रभाव का गहराई से अध्ययन करेंगे, और यह से ज्योतिष का वास्तविक सौंदर्य आरंभ भी होता है। नक्षत्र, नवमांश और ग्रह योग, यही से सूर्य की वास्तविक शक्ति समझ आती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि दो व्यक्तियों का सूर्य एक ही राशि में हो, एक ही भाव में हो, फिर भी दोनों का व्यक्तित्व, संघर्ष, सफलता और जीवन पूरी तरह से अलग क्यों होता है? यही से ज्योतिष का सबसे रोचक और सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है, क्योंकि
किसी ग्रह की वास्तविक अभिव्यक्ति केवल राशि से नहीं बल्कि नक्षत्र, नवमांश और ग्रह योगों से निर्धारित होती है। मेरे अनुभव में यहीं पर एक सामान्य विद्यार्थी और अनुभवी ज्योतिष के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि राशि ग्रह का बाहरी स्वभाव होता है, लेकिन नक्षत्र उसके भीतरी कार्य के प्रति जो शैली होती है वो प्रकट करती है। आइए सबसे पहले नक्षत्र की बात करते हैं। वर्षों तक हजारों कुंडली का अध्ययन करते समय मैंने एक बात बार बार अनुभव की है। कुछ विशेष नक्षत्रों में स्थित सूर्य अपनी ऊर्जा को अत्यंत प्रभावित ढंग से व्यक्त करता है। विशेष रूप से कृतिका, अश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में स्थित सूर्य अनेक लोगों में कुछ समान गुण बार बार दिखाई दिए। संघर्ष से घबराना नहीं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना, नेतृत्व स्वीकार करना, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना और शून्य से अपना मार्ग बनाना, ये ऐसे गुण हैं जो इन व्यक्तियों में स्पष्टता से दिखाई देते हैं। लेकिन इसी के साथ मेरे अनुभव में कुछ और बातें भी बार बार सामने आई। ऐसे कुंडलियों में कई बार पिता से जुड़े संघर्ष, स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं, शल्य चिकित्साएं, दुर्घटनाएं या जीवन की दिशा अचानक बदल देने वाले अनुभव भी दिखाई दिए। लेकिन यहां मैं विद्यार्थियों को विशेष रूप से सावधान करना चाहता हूं। केवल एक नक्षत्र देखकर भविष्य का वाणी करना कभी उचित नहीं है, क्योंकि नक्षत्र केवल एक संकेत देता है। अंतिम निर्णय संपूर्ण कुंडली देखकर ही किया जाता है। अब बात करते हैं नवमांश की। यदि जन्म कुंडली में किसी ग्रह का बाहरी व्यक्तित्व दिखाई देता है, तो नवमांश उस ग्रह की आंतरिक गुणवत्ता को समझने में सहायता करता है। अनेक बार जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन नवमांश में उसकी स्थिति हमें उसके वास्तविक सामर्थ्य का गहरा संकेत देती है। विशेष रूप से वर्गोत्तम सूर्य का अध्ययन करते समय यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरे अनुभव में चर राशियों में वर्गोत्तम सूर्य कई बार अत्यंत प्रभावशाली परिणाम देता है, जबकि कुछ परिस्थितियों में, विशेषकर जल तत्व के संबंधित स्थितियों में, सूर्य की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक संघर्षपूर्व दिखाई दे सकती है। हालांकि नवमांश अपने आप में एक अत्यंत विस्तृत विषय है, इसलिए हम इस श्रृंखला में नवमांश पर एक अलग ही और विस्तृत एपिसोड करेंगे। आज केवल इतना समझ लेना पर्याप्त है। नवमांश ग्रह की वास्तविक गुणवत्ता को समझने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं ग्रह योगों की। सूर्य कभी अकेले कार्य नहीं करता। वह जिन ग्रहों के साथ बैठता है, जिन ग्रहों की दृष्टि प्राप्त करता है और जिन ग्रहों के से संबंध बनाता है, उन सभी का उसके कारकत्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मंगल के साथ सूर्य का प्रभाव अलग होता है, बृहस्पति के साथ अलग, शनि, राहु, केतु या शुक्र के साथ अलग। प्रत्येक ग्रह सूर्य के प्रकाश को एक नया स्वर देता है। इसलिए दो व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य यदि एक ही राशि में होने पर भी उनके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे सकता है। मेरे अनुभव में ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि कोई भी ग्रह अकेला फल नहीं देता। हर ग्रह दूसरे ग्रहों के साथ संवाद करता है और उसी संवाद से जीवन के परिणाम निर्मित होते हैं। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है, उस दिन कुंडली केवल ग्रहों का चित्र नहीं रह जाती, वह मनुष्य के जीवन की जीवंत कहानी बन जाती है। अगले अध्याय में हम इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग समझेंगे। बलवान सूर्य वाले व्यक्ति की पहचान कैसे करें, उसका व्यक्तित्व, उसकी वाणी, उसकी निर्णय क्षमता, उसकी जीवन शैली और समाज में उसकी पहचान कैसे होते हैं। शक्तिशाली सूर्य वाले व्यक्ति की पहचान कैसे करें। अब तक हमने यह समझा कि सूर्य की शक्ति का निर्णय केवल राशि या भाव से नहीं किया जा सकता, बल्कि भाव, राशि, नक्षत्र, नवमांश, ग्रहयोग और संपूर्ण कुंडली के सामूहिक अध्ययन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।
लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या किसी व्यक्ति को देखकर भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी कुंडली में सूर्य प्रभावशाली है? मेरे अनुभव में हाँ, कई बार यह संभव होता है। बेशक अंतिम निर्णय जन्म कुंडली देखकर ही किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व के संकेत होते हैं जो सूर्य की शक्ति का आभास अवश्य कराते हैं। सबसे पहला संकेत है आत्मविश्वास। ध्यान रखिए, मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा, मैं उस शांत आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं जो व्यक्ति के भीतर से आता है। ऐसा व्यक्ति हर समय स्वयं की प्रशंसा नहीं करता, लेकिन जब जिम्मेदारियां निभाने का समय आता है तो सबसे पहले आगे बढ़कर खड़ा होता है। यही कारण है कि शक्तिशाली सूर्य लोगों में नेतृत्व की स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं। उन्हें लोगों पर शासन करने से अधिक लोगों का विश्वास जीतना पसंद आता है। मेरे अनुभव में एक और बात बार बार सामने आई है। शक्तिशाली सूर्य वाला व्यक्ति निर्णय लेने से नहीं डरता। उसका हर निर्णय सही होगा यह आवश्यक नहीं है, लेकिन वह निर्णय लेने की क्षमता रखता है क्योंकि उसे अपने विचारों पर विश्वास होता है। जीवन में कई बार निर्णय लेने का साहस ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ऐसे लोगों में स्वाभिमान स्पष्ट दिखाई देता है। वे स्वयं का सम्मान करते हैं और दूसरों का भी सम्मान करना जानते हैं। वे अपने शब्दों का मूल्य समझते हैं। यदि किसी से वचन दे दिया तो उसे निभाने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रतिष्ठा सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। मेरे अध्ययन में एक और रोचक बात सामने आई। शक्तिशाली सूर्य वाले लोग केवल व्यक्तित्व से नहीं, अपने जीवन शैली से भी अलग दिखाई देते हैं। वे अत्यधिक धनवान हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन उनके रहन सहन में एक सादगीपूर्ण गरिमा दिखाई देती है। उनकी वेशभूषा, उनकी बातचीत, उनका व्यवहार और स्वयं को प्रस्तुत करने का तरीका, इन सब में एक अनुशासन दिखाई देता है। उन्हें अच्छी गुणवत्ता पसंद होती है। वे दिखावे के लिए नहीं, बल्कि स्तर के लिए अच्छे विकल्प चुनते हैं। ऐसे लोग कार्य को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करते। यदि किसी कार्य की जिम्मेदारी ले ली तो उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। उनके भीतर कार्य करने की गति होती है। समस्या आने पर भी वे टूटते नहीं, बहते नहीं, बल्कि समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इसी कारण लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन यहां पर एक बात अवश्य याद रखिए, ये सभी गुण हर शक्तिशाली सूर्य वाले व्यक्ति में समान मात्रा में दिखाई देंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूर्य कभी अकेले फल नहीं देता। पूरी कुंडली, दशाएं, ग्रहयोग और जीवन की परिस्थितियां, इन सभी का संयुक्त प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देता है। इसलिए किसी एक गुण को देकर तुरंत निर्णय न ले। मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा एक बात कहता हूं, यदि आपको शक्तिशाली सूर्य पहचानना है तो केवल ग्रहों की स्थिति मत देखिए। अपने जीवन में ऐसे लोगों को याद कीजिए जिन्होंने संघर्ष के बीच अपनी पहचान बनाई, जिनके शब्दों पर लोग विश्वास करते हैं, जो कठिन परिस्थिति में भी दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, जो सम्मान पाने से पहले सम्मान देना जानते हैं और जो अपनी सफलता का श्रेय केवल भाग्य से नहीं बल्कि अपनी पुरुषार्थ से देते हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर सूर्य का प्रकाश स्पष्ट रूप से कार्य करता दिखाई देता है। और जिस दिन आपको यह प्रकाश मनुष्य के व्यक्तित्व में दिखाई देने लगेगा, उसी दिन ज्योतिष केवल गणना का विषय नहीं रहेगा, वह जीवन को समझने की एक जीवंत कला बन जाएगा। अगले अध्याय में हम इसके विपरीत पक्ष को समझेंगे। कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति की पहचान कैसे करें, कौन से मानसिक प्रवृत्तियां, कौन से व्यवहार और कौन से जीवन के अनुभव ऐसे सूर्य की ओर संकेत करते हैं। अब हम इसके दूसरे पक्ष को समझते हैं। कमजोर सूर्य आखिर होता क्या है? बहुत से लोग तुरंत कह देते हैं तुला राशि में सूर्य, इसीलिए सूर्य कमजोर है। लेकिन ज्योतिष का निर्णय इतना सरल नहीं होता। जैसे कि हमने पहले भी समझाया,
किसी ग्रह की शक्ति केवल उसकी राशि से निर्धारित नहीं होती। भाव, राशि, नक्षत्र, नवमांश, ग्रहयोग, दृष्टिया, दशाएं और पूरे कुंडली का संतुलित अध्ययन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए कमजोर सूर्य का अर्थ केवल नीच राशि का सूर्य नहीं है। कमजोर सूर्य का अर्थ है ऐसा सूर्य जो अपने मूलभूत कारकत्व को पूरी शक्ति के साथ व्यक्त नहीं कर पा रहा। अब प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए? मेरे अनुभव में सबसे पहला महत्वपूर्ण जो प्रभाव दिखाई देता है वह आत्मविश्वास पर। ध्यान रखिए, यह आत्मविश्वास की कमी का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अयोग्य है। अनेक बार ऐसे लोगों में प्रतिभा होती है, ज्ञान होता है, मेहनत करने की क्षमता भी होती है, लेकिन स्वयं पर विश्वास उतना मजबूत नहीं होता। निर्णय लेने से पहले बार बार दूसरों की राय जानना चाहते हैं। कई बार उन्हें अपने ही निर्णय पर भरोसा नहीं होता। वे सोचते अधिक है, लेकिन निर्णय लेने में देरी कर देते हैं और जीवन में कई बार अवसर केवल इसी कारण हाथ से निकल जाता है। मेरे अनुभव में एक और बात बार बार दिखाई दी है। यदि कुंडली में अन्य राजयोग अत्यंत शक्तिशाली हो, लेकिन सूर्य अपेक्षाकृत कमजोर हो, तो कई बार व्यक्ति स्वयं की नेतृत्व करने के बजाय दूसरों के नेतृत्व में अधिक सफल दिखाई देता है। वो बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है, लेकिन उन उपलब्धियों के पीछे किसी वरिष्ठ व्यक्ति, परिवार, साझेदार या किसी प्रभावशाली संस्था का योगदान अधिक होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा हर कुंडली में होगा, लेकिन एक ऐसा पैटर्न है जिसे मैंने अनेक बार दोहराते हुए देखा है। कमजोर सूर्य वाले कुछ लोगों में मान सम्मान पाने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन उस सम्मान के लिए आवश्यक संघर्ष करने का धैर्य अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। कई बार वे चाहते हैं कि लोग उन्हें स्वीकार करें, लेकिन स्वयं को उस स्तर तक विकसित करने की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। यही सूर्य के कार्यकत्व पर काम करने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं पिता के कारकत्व की। ज्योतिष में सूर्य पिता का कारक माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कमजोर सूर्य होने पर हर व्यक्ति का अपने पिता से संबंध खराब ही हो। ऐसा निष्कर्ष कभी न निकालिए। हाँ, कुछ कुंडलियों में पिता से मतभेद, मानसिक दूरी, विचारों का टकराव या परिस्थितियों के कारण संबंधों में जटिलता दिखाई दे सकती है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय हमेशा नवम भाव, उसके स्वामी, सूर्य और पूरी कुंडली देखकर ही करना चाहिए। मैं यहां विद्यार्थियों से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं। ज्योतिष का उद्देश्य किसी व्यक्ति को डराना नहीं है। यदि किसी कुंडली में सूर्य अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देता है, तो हमारा कार्य यह नहीं कहना है कि आपका जीवन कठिन रहेगा, बल्कि हमारा कार्य यह समझाना है कि किस क्षेत्र में व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास पर अधिक काम करना होगा, कहाँ निर्णय क्षमता विकसित करनी होगी और किस प्रकार अपने व्यक्तित्व के भीतर छिपे सूर्य को जागृत करना होगा। यही वास्तविक ज्योतिष है। ग्रह केवल संभावनाएं बताते हैं, वे अंतिम भाग्य नहीं लिखते। यदि ग्रह दिशा बताते हैं, तो पुरुषार्थ उस दिशा में चलने की शक्ति देता है। और मैंने अपने अनुभव में अनेक ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने कमजोरियों को पहचाना, उन पर लगातार काम किया और वही लोग आगे चलकर अपने क्षेत्र में सम्मानित स्थान तक पहुंचे। इसलिए कमजोर सूर्य की व्यक्ति हार नहीं मान रही, लेकिन हार मानना भी नहीं चाहिए, बल्कि एक संकेत यह है कि उसके भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए थोड़ा अधिक पुरुषार्थ करना होगा। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है, तब वही सूर्य जो कभी संघर्ष का कारण लगता था, उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अगले और इस एपिसोड के अंतिम अध्याय में हम सूर्य के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह योगों को समझेंगे, विशेष रूप से सूर्य शनि, सूर्य राहु, सूर्य केतु और सूर्य शुक्र। इन योगों के बारे में शास्त्र में क्या कहा जाता है और वर्षों के अनुभव में कौन से जीवन के पैटर्न बार बार देखने को मिलते हैं। अब तक हमने सूर्य की शक्ति को
समझने की लगभग सभी महत्वपूर्ण आधारों का अध्ययन किया है। हमने देखा भाव, राशि, नक्षत्र, नवमोश, बलवान सूर्य, कमजोर सूर्य। इन सभी विषयों का अध्ययन करने के बाद हम इस एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं, और वह है सूर्य के ग्रह योग। मैं शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। ज्योतिष में किसी भी ग्रह योग को केवल शुभ या अशुभ कह देना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह योग अपने आप में पूर्णतः परिणाम नहीं देता। उसका फल पूरी कुंडली में दशा, गोचर, ग्रह का बल और व्यक्ति के पुरुषार्थ पर निर्भर होता है। इसलिए आज मैं जो बात बता रहा हूं उनसे अंतिम नियम नहीं समझना, बल्कि अपने वर्षों के अनुभव में बार बार दिखाई देने वाले पैटर्न के रूप में मैंने इन्हें समझा है। सूर्य और शनि। पहले बात करते हैं सूर्य और शनि की। इन दो ग्रहों का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरे अनुभव में सूर्य शनि की युति परस्पर दृष्टि हो या दोनों का किसी मजबूत संबंध में हो तो जीवन में सफलता मिलती अवश्य है, लेकिन उसके लिए सामान्य से अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में बार बार स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। कई बार योग्य होने के बावजूद सम्मान देर से मिलता है। पदोन्नति में विलंब, कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां, अपेक्षा से अधिक परिश्रम या लंबे समय तक एक ही स्तर पर कार्य रहने जैसी परिस्थितियों को भी देखने मिलता है। लेकिन इस योग का दूसरा पक्ष भी है। यदि व्यक्ति ने धैर्य नहीं छोड़ता तो यही संघर्ष उसके व्यक्तित्व को असाधारण रूप से मजबूत बना देता है। सूर्य और राहु। अब बात करते हैं सूर्य राहु की। इसे प्रायः ग्रहण योग कहा जाता है, लेकिन मेरे अनुभव में इस योग को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखना उचित नहीं है। ऐसे लोगों में कई बार बहुत बड़ी सोचने की क्षमता होती है। वे सामान्य जीवन में संतुष्ट नहीं होते, कुछ अलग करने की चाह रखते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय भ्रम की स्थिति, गलत लोगों पर विश्वास, बार बार धोखा मिलना या सफलता का मार्ग सीधा न होना, ऐसे अनुभव अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देते हैं। विशेष रूप से व्यावसायिक और सार्वजनिक जीवन में इस योग का सूक्ष्म अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। जो स्त्री वर्ग है उनके लिए भी वैवाहिक जीवन में सूर्य और राहु की युति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसका अध्ययन वैवाहिक जीवन के मामले में करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य और केतु। सूर्य केतु का संबंध व्यक्ति को भीतर की ओर ले जाता है। मेरे अनुभव में ऐसे लोगों में अध्यात्म, धर्म, साधना, जीवन के गहरे प्रश्नों को समझने की इच्छा या किसी गुरु अथवा आध्यात्मिक परंपरा की ओर आकर्षण अधिक से दिखाई देता है। कुछ कुंडलियों में पिता के साथ विचारों में अंतर या मानसिक दूरी भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका निर्णय केवल इसी योग के आधार पर नहीं लिया जा सकता। पूरी कुंडली का अध्ययन आवश्यक होता है। सूर्य और शुक्र। अब बात करते हैं सूर्य और शुक्र की। यह एक अत्यंत रोचक योग है। मेरे अनुभव में ऐसे लोगों में सौंदर्य बोध अच्छा होता है। संगीत, कला, अभिनय, डिजाइन, फैशन या किसी न किसी रचनात्मक क्षेत्र की ओर स्वाभाविक आकर्षण दिखाई देता है। अच्छी जीवन शैली, सुंदर वस्तुओं का चयन, आरामदायक जीवन की इच्छा, ये गुण भी कई बार देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि यह योग असंतुलित हो जाए तो भावनाओं में बहकर निर्णय लेना या जीवन से शैली से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब मैं इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले 22 सालों में हजारों कुंडली का अध्ययन करते समय मैंने एक बात बार बार अनुभव की है। कोई भी ग्रह अकेला फल नहीं देता। हर ग्रह दूसरे ग्रहों को साथ मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए जीवन की घटनाओं का निर्माण करते हैं। इसीलिए यदि आप वास्तव में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो केवल ग्रहों के कारकत्वों को याद न करें,
उनके बीच होने वाले संवाद को समझें। क्योंकि ज्योतिष ग्रहों की सूची का नाम नहीं है। ज्योतिष ग्रहों के परस्पर संवाद का विज्ञान है। और जिस दिन आपको यह संवाद समझ में आने लगेगा, उसी दिन कुंडली आपके लिए केवल 12 भाव या फिर 9 ग्रहों का चित्र नहीं रहेगी, बल्कि एक जीवंत जीवन कथा बन जाएगी। इसके साथ ही सूर्य पर आधारित हमारा दूसरा एपिसोड यही समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम एक अत्यंत रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। 12 राशियों में सूर्य किस प्रकार अलग अलग परिणाम देता है। एक ही सूर्य, लेकिन मेष में उसका स्वभाव अलग, वृषभ में अलग, मिथुन में अलग। और इस प्रकार प्रत्येक राशि में उसका व्यक्तित्व, नेतृत्व, निर्णय क्षमता, करियर, पिता के संबंध में और जीवन के अनुभव कैसे बदलता है, इसी का विस्तृत अध्ययन हम अगले एपिसोड में करने वाले हैं। धन्यवाद।